जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया मेंस में, जीएस पेपर 6 में, कि फिजिकल डिवीजन ऑफ यूपी एंड इट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी कि फिजियोग्राफी यूपी का जो है उसके आधार पे कल्चरल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा जाए तो आपको लिखना क्या होगा इसमें। हमने इससे लास्ट क्लास में फिजिकल डिवीज़न ऑफ यूपी या फिजियोग्राफी ऑफ यूपी डिस्कस किए, तो उसी फिजिकल डिवीज़न के आधार पे जैसे कि शिवालिक बताया और भाबर तराई रीजन, देन आपका गैंजेटिक प्लेन एंड सदर्न हिल्स या प्लेटूज, यहाँ पे मैंने आज जो डिस्कस होगा, ये 4 फिजिकल डिवीज़न हमने लास्ट क्लासेस में डिस्क्राइब किए। उन चारों फिजिकल डिवीज़न का जो फिजिकल फीचर है पहले आप उसको लिखेंगे और उसके बाद इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट भी मेंशन करेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से तात्पर्य क्या है कि जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल फेनोमेना क्या क्या रोल है एग्रीकल्चर में। जैसे कहीं पे लैंड सरफेस प्लेन है, फीचरलेस प्लेन है, तो वहाँ पे डेंस एग्रीकल्चर होगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर अवेलेबिलिटी के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा अगर लैंड सरफेस प्लेन है। ठीक है, कहीं पे जैसे भाबर है वहाँ पे डिस्पर्स पॉपुलेशन होगा, स्मॉल सिटीज़ होंगे या होंगे ही नहीं, या मोस्टली रूरल पॉपुलेशन होगा। ठीक, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको कोरिलेट करके लिखना होगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट जैसे कि पूरब में पूरब का एक मतलब कि पूर्वा हवा से रिलेटेड बहुत सारे कल्चरल हैं, जो फोक सॉन्ग्स एंड फोक्स लोकगीत और लोक डांस है, वहाँ पे गाए जाते हैं, मनाते हैं, लोग नाचते हैं जब बारिश या मानसून का सीजन आता है। तो पूर्वा हवा उसको कहते हैं पूरब में, यानी कि पूर्वांचल में। तो उससे संबंधित कुछ आपको फैक्ट्स याद करने होंगे। ऐसे बुंदेलखंड वहाँ पे ड्राई रीजन है, ड्रॉट रीजन है, या आपका सेमी एरिड रीजन है, तो वहाँ का अपना लोकल कल्चर है और लोकल कुछ फिजिकल एस्पेक्ट में रेनफॉल, जब बारिश होती है, कटाई होती है फसल की। ठीक है, तो इस तरह के फेनोमेनाज को, ये आपका ये आपका मथुरा जो ब्रज का एरिया है, वेस्ट यूपी है, रोहेलखंड, तो फिजिकल फेनोमेना के साथ साथ कोरिलेट करना है कल्चरल एस्पेक्ट को। वो एग्रीकल्चर लैंड होगा, लैंड है, प्लेन है, प्लेटू है, पठार है, क्या क्या है, इससे संबंधित नंबर 1 पे। नंबर दूसरे पे उस एरिया को आपको कोरिलेट करना होगा, जो जैसे कि रेनफॉल है, टेम्परेचर है, कोल्ड है, ठंड पड़ती है, तो कौन सी गीत या कौन से डांस मनाते हैं। ठीक है, इसके यानी कि क्लाइमेटिक फिजिकल फेनोमेना के आधार पे कल्चर को कोरिलेट करना पार्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन से। प्लस फिजिकल डिवीजन के बाद अगर कहीं पे इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट पूछता है तो उसका क्या रोल हो सकता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, इसको कोरिलेट करके आपको लिखना होता है। इंडस्ट्री वहीं पे वेल फ्लोरिश होंगी जहां पे प्लेन होगा, अंडुलेटिंग सरफेस होगा जैसे कि बुंदेलखंड, वहां पे डेंसिटी भी कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा, अर्बनाइजेशन कम होगा। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सारे आ जाएंगे। तो इस तरह के पॉइंट्स को भी आपको फ्रेम बना करके दिमाग में पहले से रखना है। मैं कोशिश करता हूं इन क्लासेस में कि सारे के सारे एस्पेक्ट या फेनोमेना को किसी ना किसी एंगल से आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक हमारा टॉपिक फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में एक टॉपिक रह गया था, वो था सदर्न हाईलैंड्स एंड प्लेटू ऑफ यूपी। क्या है सदर्न हाईलैंड्स एंड प्लेटू ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश का जो सदर्न हिस्सा है, जो आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, साउथ वाला उत्तर प्रदेश, वहां पे 2 जोन ऐसे हैं जहां पे प्लेटूज हैं या हिल्स हैं। एक आपका बुंदेलखंड, दूसरा आपका बघेलखंड। बुंदेलखंड के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया और इस साइड में यहाँ पे बघेलखंड के बारे में डिस्क्राइब किया। अभी क्लास एंड हो जाने, जब लास्ट में हम इसके यानी इस टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे तो इसका एक डायग्राम भी प्रस्तुत करेंगे कि कौन सा एरिया कहाँ पे लोकेटेड है और किस किस फिजिकल एस्पेक्ट्स को आपको कोरिलेट करके एग्जाम में वो इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्रेस करने होंगे। और उसके अलावा कुछ रिवर्स है, कुछ पार्टिकुलर फिजिकल फीचर्स है उस एरिया से रिलेटेड मैं आपको अभी एग्जाम के यानी सॉरी इस क्लास के बाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो पहले हम वैसे जनरल ओवरव्यू एक इसका डिस्कशन ले लेते हैं
कि ये बुंदेलखंड कहाँ पे है और बघेलखंड कहाँ है। हम बुंदेलखंड में कल्चरल फेनोमेना और उससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे यानी कि रख ही दें, किसी ना किसी एंगल से वो पॉइंट में ला करके यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इन पॉइंट्स को कलेक्ट करने में समझिए कि मुझे बहुत मेहनत पड़ती है और शायद ही कहीं पे आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन पूरे कहीं कोई भी मैटर आप उठा करके देख लेंगे, ये जो भी जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन सब की कटिंग ला करके मैं अरेंज करता हूँ और फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो कि बहुत ही हार्ड और हेक्टिक टास्क है। तो बुंदेलखंड के बारे में आज हम बातें करेंगे और बघेलखंड के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जियोलॉजिकली इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो आपका साउथ वाला हिल है या आपका प्लेटू रीजन है उत्तर प्रदेश का साउथ में, वो किसका हिस्सा है? क्रेटन का हिस्सा है, पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया का हिस्सा है। दिस सदर्न हाईलैंड्स एंड प्लेटू रीजन लोकेटेड इन बिटवीन मध्य भारत पठार मैकाल रेंज। ठीक है, ये आपका जो सदर्न हिल्स या प्लेटू यूपी का है साउथ में, वो कहां पे लोकेटेड है? एक साइड में तो आपका मध्य भारत पठार है जिसको हम मालवा प्लेटू कहते हैं, दूसरे साइड में आपका मैकाल रेंज है। इन दोनों के बीच में ये हिस्सा लोकेटेड है। टू द साउथ ऑफ यमुना रिवर, यमुना रिवर के साउथ में एंड नॉर्थ ऑफ विंध्याचल रेंज, विंध्याचल रेंज जो है उसके नॉर्थ में, यमुना के साउथ में, एक साइड में आपका मालवा प्लेटू है वेस्ट में, तो ईस्ट साइड में आपका मैकाल रेंज है। इन दोनों के बीच में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक हिल और प्लेटू का एक जोन है यूपी में। इस प्लेटू और हिल वाले जोन को यूपी के हम इसको फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। इट इज क्लासिफाइड एज बुंदेलखंड प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, क्या मैंने एक बाउंड्री क्रिएट की, ज्योग्राफिकल बाउंड्री इसकी? उत्तर प्रदेश के जो सदर्न हिल एंड प्लेटू हैं, नॉर्थ में इसके यमुना है, या ये कह सकते हैं कि यमुना के साउथ में, विंध्याचल रेंज के नॉर्थ में है। ठीक, इस प्लेटू या हिल वाले एरिया के वेस्ट में आपका मालवा प्लेटू है, ईस्ट में मैकाल रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटू है। ठीक, ये इसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गई। तो पहले नंबर पे आपको कोई चीज डिस्क्राइब करनी है, अगर वो ज्योग्राफी से संबंधित है तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री आपको डिस्क्राइब करनी होती है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही पैटर्न फॉलो करें, सॉरी यही वर्ड फॉलो करें, बट इंफॉर्मेशन या पैटर्न आप यही होंगे। कि जैसे मान के चलिए आपको सदर्न प्लेटू एंड हिल आपको डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे लिखेंगे? यमुना के साउथ में, विंध्याचल के नॉर्थ में, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखिए आप, मालवा प्लेटू के ईस्ट में या इसके वेस्ट में मालवा प्लेटू, और इसके ईस्ट में मैकाल रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटू है। ये जो हिस्सा है ज्योग्राफिकल एरिया, इसी को हम सदर्न हिल एंड प्लेटू रीजन ऑफ यूपी कहते हैं। इसको हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं, सब डिवीजन हो सकता है। नंबर एक पे बुंदेलखंड प्लेटू, दूसरे नंबर पे बघेलखंड प्लेटू। अब हम बातें करते हैं बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में। तो बुंदेलखंड हिल्स, हाईलैंड्स एंड प्लेटूज। हाईलैंड्स का मतलब हिल या एक ऊंचा स्थान, ठीक है, इसीलिए इसको हाईलैंड्स कह सकते हैं। टू द साउथ ऑफ, फर्दर देखिए, अब बुंदेलखंड को हमको बात डिस्क्राइब करनी है तो फिर इसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमको डिस्क्राइब करना होगा, बुंदेलखंड का स्पेशली। ठीक है, टू द साउथ ऑफ यमुना रिवर एंड नॉर्थ ऑफ विंध्याचल रेंज। यमुना रिवर के साउथ में और विंध्याचल रीजन जो हिल है, रेंज है, उसके नॉर्थ में ये लोकेटेड है आपका बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, यमुना के साउथ में, विंध्याचल के नॉर्थ में आपका बुंदेलखंड प्लेटू लोकेटेड है। आर्कियन पीरियड्स ओल्ड डिसेक्टेड अपलैंड बुंदेलखंड नीस एंड शिस्ट इट इज लोकेटेड। ठीक है, आर्कियन पीरियड का ये बुंदेलखंड है, ये बना हुआ है नीस और शिस्ट ग्रेनाइट रॉक का। तो बुंदेलखंड प्लेटू नीस और शिस्ट ग्रेनाइट रॉक का बना हुआ है।
जो कि आर्कियन पीरियड का है और ये सिचुएटेड है यमुना रिवर के साउथ में, विंध्याचल रेंज के नॉर्थ में। ठीक है, इन बिटवीन ऑफ मालवा प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू, एंड ऑल्सो इट एक्सटेंड्स या इट्स एक्सटेंशन इन बिटवीन ऑफ मालवा प्लेटू यानी मालवा प्लेटू के ईस्ट में और बघेलखंड प्लेटू के वेस्ट में आपका बुंदेलखंड प्लेटू लोकेटेड है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्रेस करूंगा। इट्स एक्सटेंट इज शेयर्ड बाय टू स्टेट यूपी एंड एमपी। बुंदेलखंड प्लेटू का जो एक्सटेंट है, जो फैलाव है या जो इसका एरिया है, या इट्स एरिया इज लोकेटेड या शेयर्ड बाय टू स्टेट, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इसका एरिया दो स्टेट के द्वारा शेयर किया जाता है, यानी दो इस स्टेट पे इसका एरिया फैला हुआ है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के हैं, लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपके फिर एमपी के हैं। ठीक है, तो वही डिस्ट्रिक्ट्स आप बाद में यहां पे मेंशन कर लीजिएगा जो यूपी वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 300 to 600 meters above sea level, this area slopes down from Vindhyan escarpment toward the Yamuna river। ठीक है, अगर हम इसका एलिवेशन की बात करें, इसका ग्रेडियंट की, स्लोप ग्रेडियंट की बात करते बुंदेलखंड प्लेटू का, अब किसकी बातें चल रही हैं? इसके एलिवेशन यानी आल्टीट्यूड हाइट्स की। बुंदेलखंड जो प्लेटू है उसका हाइट कितना है? तो इसका हाइट 600 मीटर से लेकर के 300 मीटर मीन सी लेवल से ये ऊंचाई पे है। तो विद एन एवरेज एलिवेशन यानी हाइट ऑफ 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर ऊंचाई कहां से कैलकुलेट होता है? मीन सी लेवल से। ठीक है, दिस एरिया स्लोप्स डाउन। स्लोप्स डाउन का मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी सबसे हाईएस्ट हाइट इसकी कहां पे है? 600 मीटर नॉर्थ की तरफ है, और लोवेस्ट की साइड में है आपका साउथ की तरफ है। मतलब कि इसका जो ढलान है वो साउथ में ज्यादा है और यमुना वाले साइड में यानी नॉर्थ में, ठीक है, ये आपका कम है। तो यमुना के साइड में और आपका विंध्याचल साइड में, तो विंध्याचल वाले साइड में इसकी हाइट ज्यादा है जो कि 600 मीटर है, जो कि साउथ में हो जाएगा। और इस प्लेटू का नॉर्थ हिस्सा किधर होगा? यमुना वाला साइड हो जाएगा। प्लेटू का नॉर्थ यानी बुंदेलखंड प्लेटू का नॉर्थ हिस्सा किधर होगा? यमुना वाली तरफ होगा। ये लमसम 300 मीटर हाइट का है। तो 600 से लेके 300 मीटर की हाइट पे इसका ढलान है। और इसको हम पता कैसे कर रहे हैं? इट्स स्लोप्स डाउन फ्रॉम विंध्याचल स्कार्प्स टुवर्ड्स द यमुना रिवर, बिकॉज स्ट्रीम्स लाइक सिंध, बेतवा, धसान, केन originating from Vindhyachal and transverse through Bundelkhand to carve out steep gorges, precipitous rocky banks and waterfalls, and finally these river discharge waters in Yamuna river। इस प्लेटू का ढलान विंध्याचल से लेकर के यमुना रिवर की तरफ है। विंध्याचल वाले साइड में ज्यादा ऊंचाई पे है जहां पे 600 मीटर हाइट है। यमुना वाले साइड में इसकी हाइट 300 मीटर है। क्यों? क्योंकि सारी रिवर विंध्याचल से निकलती हैं, जैसे कि आपकी सिंध, बेतवा, धसान, केन, टोंस, ये सारी की सारी रिवर विंध्याचल से निकलती हैं और यमुना में या गंगा में, टोंस तो गंगा में और बाकी सारी रिवर यमुना में ले जा करके अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। टोंस रिवर एक्चुअली इस एरिया में आ जाएगा, बघेलखंड वाले में। ठीक है, तो यहां पे केन तक रखिए आप, आकर के अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं यमुना में। तो इसका ढलान किधर है? विंध्याचल से लेकर के शुरू होता, वहां ज्यादा हाइट है और यमुना की तरफ है। ठीक है, यानी कि
नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ इसका स्लोप है। ठीक, अच्छा, जब ये विंध्याचल से निकलती हैं तो जब बुंदेलखंड में ट्रांसवर्स करती हैं, यानी इसमें चलती हैं, बुंदेलखंड को जब ये क्रॉस कर रही होती हैं रिवर, तो उसकी फिजियोग्राफी को बदल देती हैं। और क्या क्या फिजियोग्राफी क्रिएट करती हैं, जैसे देखिए, टू कार्व आउट, कार्व आउट का मतलब काट छाट करके बनाना कोई चीज। ठीक है, डिजाइन तैयार करना। कैसा डिजाइन तैयार करती हैं? स्टीप गॉर्जेस। स्टीप गॉर्जेस का मतलब कि कहीं पे वर्टिकल एक तरह से डेप्थ प्लंगिंग पुल टाइप कंडीशन क्रिएट होती है, कहीं पे प्रीटिपिसस रॉकी बैंक्स। प्रीटिपिटस रॉकी बैंक का मतलब कि जो रिवर का किनारा है, स्लोप है, वो बहुत ही स्टीप होता है। ठीक, स्टीप स्लोप होता है, बहुत ही ज्यादा वर्टिकल स्लोप होता है रिवर का बैंक किनारा। तो रिवर के किनारा यानी रिवर इस तरह से डायरेक्टली जब गिरेगी तो वर्टिकल स्लोप हो जाएंगे इसके बैंक से, वरना रिवर का बैंक इस तरह से होता है, कुछ कहीं पे वी शेप, कहीं पे यू शेप जनरली। बट यहां पे वर्टिकल शेप बहुत सारी कंडीशंस में हम देख सकते हैं। उसी पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया, प्रीसिपिटस रॉकी बैंक्स यानी स्टीप स्लोप, इसको अगर मेंशन कर दूं मैं, स्टीप स्लोप रॉकी बैंक्स। अब हो गया होगा क्लियर। रॉकी मतलब कि माउंटेनियस है, पठारी है, हार्ड रॉक है, तो उसको रिवर ऊंचाई से नीचे जैसे उतरती है और बहुत ज्यादा दूरी तक, दूरी भी नहीं तय करने का इसको चांस मिलता है। ठीक है, बस वो यकायक ऊपर से नीचे उतरना है इसको, तो वो वर्टिकल कटिंग करती है, जिसके कारण इसके किनारे आप वर्टिकल क्लिफ देख सकते हैं या स्टीप स्लोप देख सकते हैं। एंड वाटरफॉल, और यही कारण है कि बहुत सारे वाटरफॉल भी इस एरियाज में देखे जाते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड में भी वाटरफॉल बहुत सारे। द एरिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मास ऑफ राउंडेड हुमोकी हिल्स। ठीक है, मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन्स। इस एरिया में जगह जगह ऐसे माउंटेड हिल, डोम शेप हिल देखेंगे। ये डोम शेप हिल, छोटे छोटे ऐसे माउंड, डोम शेप, ठीक है, हिल या डोमल का मतलब ऐसे छोटा छोटा, ऐसे गुंबद के आकार का। ठीक है, गुंबद के आकार का छोटा छोटा राउंडेड हुमोकी हिल, गुंबद के आकार का छोटा छोटा ऐसे आप पीक देखेंगे इसका। तो पीक इस तरह से नहीं कि वर्टिकल कॉनिकल है ना, गुंबद के आकार का। वजह क्या है? रेनफॉल या आपका रिवर की कटिंग छटिंग के द्वारा ये पूरा रिलिक माउंटेन्स क्रिएट हो गया, रिलिक प्लेटू क्रिएट हो गया। रिलिक का मतलब कि काट छाट करके इसकी हाइट कम कर दी गई है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू में से है इंडिया के। ठीक है, मेड अप ऑफ ग्रेनाइट्स एंड सैंडस्टोन्स। किसका बना हुआ है? सैंडस्टोन्स एंड ग्रेनाइट्स का ये बना हुआ है। द इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स फ्लोइंग हियर हैज कन्वर्टेड इनटू एन अंडुलेटिंग एरिया। ये पूरे एरिया में आप देखेंगे कि रिवर्स ने इतनी कटिंग छटिंग की है कि पूरा एरिया खूबड़ खाबड़ हो गया। अंडुलेटिंग मतलब खूबड़ खाबड़, ऊपर नीचा, कहीं पे आपका हिल है तो कहीं पे राउंडेड इस तरह से डोमल शेप है, पीक है। ठीक है, तो हुमोकी हिल कह सकते हैं इसको आप। कहीं पे रेविंस बना दे रहा, कहीं पे गॉर्ज बना दे रहा, कहीं पे नदी नीचे चल रही है, ऊपर पहाड़ी है, तो इस तरह से क्लिफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी उसका जो बैंक है, किनारा है, एकदम वर्टिकल है। इस तरह के फीचर्स आप यहां पे बुंदेलखंड वाले हिस्से में देख सकते हैं। ठीक है, रेंडर्ड इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और इसीलिए जब ये खुबड़ खाबड़ ऊंच नीच इतना ज्यादा कर दिया गया है कि यहां पे एग्रीकल्चर आसानी से नहीं हो सकती है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में सपोर्ट नहीं करता। होल रॉक स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन नॉन परमिएबल और हार्ड रॉक igneous metamorphic rocks with low porosity and run off potential, high run off potential। पूरी कॉन्टेक्स्ट को मैंने एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया यहां पे, पूरे इसके स्ट्रक्चर्स को। और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर वहां पे क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है, इस पॉइंट्स को मैंने एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया। देखिए, होल रॉकी स्ट्रक्चर, पहले नंबर पे ये रॉकी स्ट्रक्चर है। पूरा प्लेटू आपका किसका है?
पेबल, कोबल, माउंटेन्स, बाउल्डर का बना हुआ है। इस कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टलाइन का बना हुआ है, यानी आसानी से उसमें ग्रेन नहीं बन पा रहे हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे चीनी और मिश्री साल्ट जो जानवरों को खिलाते थे उस तरह का क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। नॉन परमिएबल है। नॉन परमिएबल का मतलब बारिश अगर यहाँ पे 87 या 90 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, बट वो पानी जमीन के अंदर आसानी से रिस करके नहीं जा सकता, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन परमिएबल। तो नॉन परमिएबल है ये रॉक, ये सॉयल। क्यों? क्योंकि पानी आसानी से जमीन में नहीं जा पाता, यहाँ पे नहीं। एक्वाइफर इसीलिए कमजोर है, वीक एक्वाइफर है यहाँ का, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पे एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि जो बारिश का पानी है वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं हो पाता, क्योंकि ये नॉन परमिएबल है, यानी पानी को नीचे की तरफ परकुलेट होने नहीं देती। उसके बाद क्या है? और हार्ड इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक, मजबूत चट्टान है, जिसकी वजह से पानी नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है। दूसरा कारण, ठीक, विद लो पोरोसिटी, इसीलिए इसमें पोरस नहीं है। पोरस का मतलब सॉयल के ग्रेन एक दूसरे से थोड़ा सा गैप हों, सटे तो हों बट एक दूसरे से अलग अलग हों, ठीक है, जिसके कारण पानी आसानी से रिसके चला जाए पेड़ और पौधे के उसमें, ठीक है, जरूरत पड़ने पे। और जो एरिएशन यानी कि आपका एयर भी उसमें आसानी से चला जाए, इस वाली कंडीशंस को हम कहते हैं पोरोसिटी, यानी ग्रेन के बीच में इतना गैप हो कि इरिगेशन करने में सहायक हो वो, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे लो है। तो पोरोसिटी कम है, यानी कि सॉयल ग्रेन ही नहीं है, सब ज्यादातर क्रिस्टल है, आपका ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स है, हार्ड चट्टाने हैं। एंड हाई रन ऑफ पोटेंशियल, इसीलिए सारा का सारा पानी बहुत ही आसानी से बह जाता है बिलमुकाबिल की जमीन में जाने के। तो जमीन में ना जाकर के ज्यादातर वाटर आपका रन ऑफ हो जाता है, फ्लो कर जाता है। ये इसकी क्वालिटी है इस चट्टान की। द एक्सटेंशन ऑफ गंगा यमुना अलुवियम सिस्टम। अब हम बातें कर रहे हैं गंगा यमुना अलुवियम सिस्टम की, कि गंगा यमुना रिवर इस पठार के नॉर्थ में है, तो उसके कुछ हिस्से पे एग्रीकल्चर सहायक है, ठीक है, जहां पे ये ट्रांजिशन जोन है, जहां पे गंगा यमुना रिवर्स का जो यानी गैंजेटिक प्लेन कहिए, गंगा यमुना रिवर सिस्टम मतलब गैंजेटिक प्लेन, जहां पे आकर के बुंदेलखंड प्लेटू से मिल रही है, तो उस पार्टिकुलर पैच पे एग्रीकल्चर सपोर्टिव होगी, क्योंकि वो वहां पे सॉयल अलुवियल रिवर ला करके डिपॉजिट कर रही होगी, तो वो आपका हिस्सा हो गया। दूसरे नंबर में इसका एक्सटेंशन कहां तक फैला हुआ है? आपका मालवा प्लेटू तक फैला हुआ है। तो मालवा प्लेटू का जो रीगर और ब्लैक सॉयल है वो कॉटन के पैदा करने के लिए सहायक होगी, तो उसका कुछ हिस्सा इसके एरिया में भी आपका फैला हुआ है, तो वो पार्टिकुलर हिस्सा ही एग्रीकल्चर के लिए सहायक है। उसी पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया। द एक्सटेंशन ऑफ गंगा यमुना अलुवियम सिस्टम, अलुवियम सिस्टम का मतलब गैंजेटिक प्लेन का एक्सटेंशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड, यानी बुंदेलखंड के नदर्न साइड में है ये एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, एंड स्मॉल पैचेज ऑफ मालवा ब्लैक सॉयल, स्मॉल पैचेज ऑफ मालवा ब्लैक सॉयल किस साइड से आ रहा है? ललितपुर वाले साइड से, साउथ से आप देखेंगे, या साउथ वेस्ट साइड से, इस प्लेटू के साउथ और साउथ वेस्ट से थोड़ा सा हिस्सा आकर के अटैच हो रहा, कहां से? मालवा प्लेटू से ब्लैक सॉयल का, ठीक। मेक कंसिडरेबल सपोर्ट इन कल्टीवेशन, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक है, ठीक। तो वही हिस्सा खाली कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर सहायक है यहां पे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड इज द मिनरल हाउस ऑफ उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड जो है मिनरल हाउस है उत्तर प्रदेश का। ग्रेनाइट रॉक ऑफ आर्कियन पीरियड मेक इट रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज, ठीक है। ग्रेनाइट रॉक्स जो यहां बुंदेलखंड में पाया जाता है वो ज्यादातर किसके टाइम का बना हुआ है? आपका आर्कियन इपोच के टाइम का बना हुआ ग्रेनाइट रॉक है। और उसके आर्कियन इपोच के टाइम का जो भी रॉक्स है उसमें जो जो मिनरल पाए जाते हैं जहां जहां पे भी, वो मिनरल यहां पे भी पाए जाएंगे। तो उसी के आधार पे, जैसे कि यहां पे देखिए माइका आप देख सकते हैं, टाल्स या टाल्क, हॉर्न ब्लेंड भी देख सकते हैं आप,
क्लोराइड भी यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा सिल्मेनाइट्स हो गया, ये भी रॉ मटेरियल है आपका, और ग्रेफाइट, इस तरह के मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बुंदेलखंड इज द कल्चरल रिपोजिटरी पूल ऑफ फोक डांसेस, सॉन्ग्स, लोकल फेस्टिवल्स एंड मोन्यूमेंटल साइट। एक सेंटेंस मैंने कल्चरल एस्पेक्ट से भी बुंदेलखंड का मेंशन किया यहाँ पे। ये तो आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया जो हमने लास्ट में डिस्क्राइब किया कि एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पे कल्टीवेशन, तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया बुंदेलखंड का, ठीक है। अब हम यहाँ पे कल्चरल एस्पेक्ट का भी एक सेंटेंस आपके सामने रख देते हैं ताकि आपके दिमाग में भी रहे कि अगर फ्यूचर में कहीं सोचना ना पड़े, एग्जाम वाले बस खाली राइटिंग करना रहे, ठीक है। तो बुंदेलखंड इज द कल्चरल रिपोजिटरी पूल। कल्चरल रिपोजिटरी पूल का मतलब बहुत सारे कल्चर वहां पे अवेलेबल है। हर तरह का कल्चरल फिनोमेना आप बुंदेलखंड में देख सकते हैं, चाहे वो आपका फोक डांस की शक्ल में देखिए, चाहे आपका फोक सॉन्ग्स यानी कि लोक गीत, लोक जो भी डांस सॉन्ग फोक सब कुछ वहां पे पाया जाएगा। लोकल कुछ फेस्टिवल फेयर्स भी देखेंगे, और मोनूमेंटल साइट्स भी बहुत सारे वहां के प्रसिद्ध हैं। मोनूमेंटल साइट्स में जैसे देखिए ग्वालियर फोर्ट्स आपका हो गया, कलिंजर फोर्ट्स हो गया, गोविंद महल हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गोविंद महल, और खजुराहो टेम्पल तो खैर वर्ल्ड फेमस है, और चतुर्भुज टेम्पल भी यहाँ पे प्रसिद्ध है, और दशावतार टेम्पल, ये गुप्ता पीरियड का पहला जो टेम्पल माना जाता है दशावतार टेम्पल, ठीक है। ये सारे के सारे टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं बुंदेलखंड वाले एरिया में। तो कल्चरल फेनोमेना हो गया इसका। रेनफॉल इज लो इन इंटायर प्लेटू रीजन। यहाँ पे रेनफॉल की कमी है, और रेनफॉल जो होता भी है वो ज्यादातर रेनफॉल क्या है, रन ऑफ है, हाई रन ऑफ पोटेंशियल। रन ऑफ का मतलब पानी जमीन पे ही बह करके नदी के रास्ते निकल जाए, वो यूज ना होने पाए, ना वो ग्राउंड में रिस्क करके जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो पोरोसिटी है, नॉन परमिएबल है। मोर ओवर सीवियर हीट, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है। एक तो रेनफॉल कम होती है, दूसरे नंबर पे क्या है कि हीट ज्यादा है, यानी ज्यादातर पानी जो भी है वो आसानी से इवापोरेट हो जाती है। नॉन परमिएबल सॉयल है यहाँ पे, हार्ड रॉकी स्ट्रक्चर्स है, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन की भी कमी है बुंदेलखंड में। क्यों? सारा का सारा हिस्सा रॉकी टाइप है, बाउल्डर वाल्डर ऐसे उखड़ा पुखड़ा पड़ा हुआ है। वजह क्या है? नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पेड़ की कमी है, जंगलों की कमी है, ग्रासेस की कमी है। यहाँ पे एक पार्टिकुलर ग्रास ही खाली यहाँ देख सकते हैं आप। तो नेचुरल वेजिटेशन की कमी क्यों है बुंदेलखंड में? कारण क्या है? ये फैक्टर्स। नंबर एक पे रेनफॉल की कमी है, लो इन रेनफॉल है। दूसरे नंबर में यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा, इवापोरेशन का लेवल ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉन परमिएबल सॉयल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हार्ड रॉकी स्ट्रक्चर है, जिसके कारण पोरोसिटी नहीं है कि वो जमीन के अंदर पानी चला जाए, एक्वाइफर को रिचार्ज करता रहे। रादर वो पानी बह करके बाहर निकल जाता है रिवर के थ्रू। दैट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ट्रीज आर स्मॉल, देयरफॉर ट्रीज आर स्मॉल इन साइज, इन हाइट। इसीलिए इस एरिया के जो पेड़ हैं वो सारे के सारे कम हाइट के हैं, 20 फीट मैक्सिमम हाइट होगी इनकी, ठीक है। चालस इज द स्पेसिफिक ग्रास एबंडेंट इन द रीजन। इस एरिया में एक पार्टिकुलर ग्रास पाई जाती है, उसको चालस कहते हैं या चलस, ठीक है। तो चालस नाम की या चलस नाम की ग्रास इस एरिया में पाई जाती है, वही यहाँ की एक इंपॉर्टेंट वेजिटेशन में आ जाएगा। अब हम चलते हैं बघेलखंड प्लेटू के बारे में। इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ गैंजेटिक प्लेन, नॉर्थ ऑफ मैकाल रेंज एंड नर्मदा रिफ्ट, ठीक है, वैली। जो बघेलखंड प्लेटू है ये एक्सटेंशन है कैमूर हिल का, ये भनर रेंज का, भानर रेंज एंड कैमूर रेंज, ये एक्सटेंशन है ईस्टवर्ड साइड विंध्याचल रेंज का। तो विंध्याचल मेन पहाड़ी है, उस पहाड़ी का एक्सटेंशन ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड का मतलब यूपी, बिहार, झारखंड में विंध्याचल किस नाम से जाना जाता है? भानर रेंज के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है। यूपी में, बिहार में या और आपका झारखंड या उस कॉन्टिगुअस एरिया में जो तीनों डिस्ट्रिक्ट तीनों स्टेट मिलते हैं, उस एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं? भानर रेंज के नाम से जान सकते हैं हम।
या आप कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी पहाड़ी है? ये विंध्याचल का ही एक्सटेंशन है। ठीक, इसी एक्सटेंशन को यूपी में बघेलखंड प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। तो ये उसी का ही हिस्सा है बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू के नॉर्थ में आप जाएंगे तो गैंजेटिक सिस्टम है या गंगा का मैदान है। बघेलखंड प्लेटू के साउथ में नर्मदा हिल और मैकाल रेंज है। बघेलखंड प्लेटू के साउथ में नर्मदा हिल, मैकाल रेंज या रामनगर हिल, नर्मदा हिल ये साउथ में है बघेलखंड के। बघेलखंड के नॉर्थ में गैंजेटिक प्लेन है या गंगा रिवर सिस्टम है। बघेलखंड प्लेटू के वेस्ट में बुंदेलखंड है। बघेलखंड प्लेटू के ईस्ट में हजारीबाग प्लेटू है। ठीक है, ये सारे के सारे आपका एक्सटेंशन हो गया बघेलखंड प्लेटू का। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ कैमूर रेंज एंड भनरर रेंज इन उत्तर प्रदेश एंड एमपी और यूपी का जो बॉर्डर मिलता है वहां पे विंध्याचल रेंज का एक्सटेंशन किस नाम से जाना जाता है? भानर रेंज एंड कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है। और ये कैमूर रेंज आपका बिहार तक फैला हुआ है और इसी के नाम पे, कैमूर रेंज के नाम पे बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। इट स्प्रेड ओवर सोनभद्रा एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। ये यूपी के मेनली दो डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, मिर्जापुर एंड सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट्स में। और कुछ तहसीलों में आपके चंदौली के और कुछ तहसील आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के एक या दो तहसील और मिर्जापुर पूरा और सोनभद्र पूरा, इस एरिया में आपका बघेलखंड प्लेटू फैला हुआ है। तो इट स्प्रेड ओवर सोनभद्रा एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। चकिया तहसील ऑफ चंदौली डिस्ट्रिक्ट, चंदौली डिस्ट्रिक्ट का चकिया तहसील, मेजा एंड करछना तहसील ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। मेजा तहसील और करछना तहसील प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, इस एरिया में ये फैला हुआ बघेलखंड प्लेटू। मेजर स्ट्रीम्स सोन, करमनासा, बेलन, टोंस एक्सेट्रा कमिंग फ्रॉम साउथ एंड मर्ज विद गैंजेटिक सिस्टम इन द नॉर्थ एक्सप्रेस स्लोप ओरिएंटेशन। मेजर रिवर जो बघेलखंड प्लेटू में है आपका, एक तो आपका सोन रिवर है, उसी सोन रिवर के नाम पे सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट पड़ा। सोन रिवर का मतलब सोना, वहां पे प्लेसर डिपॉजिट था, यानी प्लेसर आसानी से मिल जाता था। गोल्ड प्लेसर, गोल्ड का प्लेसर, ये प्लेसर का मतलब कि जब रॉक्स में या रिवर बेड में सोने के बारीक बारीक या कुछ पार्टिकुलर मिनरल के जो बारीक बारीक कण मिल जाते हैं उसको प्लेसर कहते हैं। तो वो प्लेसर डिपॉजिट कहां पे है? गोल्ड का, उस सोन रिवर में। इसके नाम पे, गोल्ड के सोने के नाम पे सोन रिवर पड़ गया। और उस सोन रिवर के नाम पे उसी एरिया में कोई सोन चिड़ैया होती थी, सोन बर्ड्स जो है उसी के नाम पे उस एरिया का नाम में भी प्रॉपर सोन बर्ड या भी हुआ करते थे, सोन चिड़ैया टाइप। उसी के बाद उसी के नाम में सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट का भी यूपी में नाम पड़ गया, जिसका हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज है। ठीक है, और इसका स्लोप ओरिएंटेशन किधर है? साउथ से नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि रिवर्स जैसे कि आपकी ये क्या कहते हैं, सोन है, करमनासा है, बेलन है, टिकेटॉन्स है, ये रिवर कहां से आ रही हैं? साउथ से, विंध्यांश की तरफ से आ रही हैं। और कहां पे मिल रही हैं? गंगा रिवर में, गंगा सिस्टम में मिल रही हैं। तो इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका ओरिएंटेशन है, स्लोप ओरिएंटेशन यानी ढलान है। ठीक है, बघेलखंड इज एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल सिस्टम आई मेड ऑफ सैंडस्टोन्स एंड लाइमस्टोन। अब विंध्याचल सिस्टम जो भी रॉक है उसका सारा कैरेक्टर आपको यहां बघेलखंड में मिलेगा। विंध्याचल रॉक सिस्टम है कब का? ये ओल्डेस्ट रॉक्स है। जैसे मान लेते हैं सबसे ओल्डेस्ट रॉक क्या है? आर्कियन रॉक सिस्टम है। आर्कियन रॉक सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं? ये आपका बुंदेलखंड, नीस और शिष्ट। ठीक है, अब रॉक के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। क्या है रॉक? रॉक का जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो रॉक का अगर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की बात करें तो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम क्या है? ये है बुंदेलखंड, नीस और शिष्ट। और आर्कियन का जो
दूसरे नंबर का जो है यानी कि बुंदेलखंड रॉक जो थी नीस और शिस्ट, उसी का जब मेटामॉर्फोज हुआ, उसी का जब सेडिमेंटेशन हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक क्रिएट हुई, धारवाड़ रॉक सिस्टम आर्कियन का दूसरे नंबर का। उसके बाद आर्कियन के बाद पुराना रॉक सिस्टम आता है। पुराना रॉक को हम भी दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक आपका कोडप्पा रॉक सिस्टम और दूसरा आपका विंध्यान रॉक सिस्टम। ठीक है, तो पहले नंबर पे आर्कियन, आर्कियन को दो हिस्सों में बुंदेलखंड नीस और शिस्ट, और दूसरे नंबर में धारवाड़, और फिर उसके बाद पुराना रॉक सिस्टम। पुराना को दो हिस्सों में हमने क्लासिफाई किया, नंबर एक पे आपका कोडप्पा रॉक सिस्टम और दूसरे नंबर में विंध्यान रॉक सिस्टम। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम में मिनरल पाया जाता है मेटलिक मिनरल, और आपका कोडप्पा रॉक सिस्टम में मेटलिक और आपका नॉन फेरस नॉन मेटलिक दोनों मिलता है कोडप्पा वाले में। ये विंध्यान में वनली आपका नॉन मेटलिक मिनरल मिलेगा। तो विंध्यान रॉक सिस्टम की क्वालिटी क्या है कि इसमें वनली नॉन मेटलिक मिनरल मिलेगा। ठीक है, अभी मैं लास्ट में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए यहां पे कि बघेलखंड इज एक्सटेंशन ऑफ विंध्यान रॉक सिस्टम। विंध्यान रॉक सिस्टम का जब एक्सटेंशन है तो सारे विंध्यान वाले कैरेक्टर पाए जाएंगे। जैसे कि सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन्स का बना हुआ विंध्यान रॉक सिस्टम, यहाँ पे मेटल नहीं पाया जाएगा। द होल रीजन इज रिच विद ड्यूरेबल बिल्डिंग स्टोन्स। इसीलिए आप देखेंगे चुनार उनार में अशोका के टाइम के जो लॉर्ड्स बनते थे इसीलिए यहाँ पे बनते थे, क्योंकि ये रॉक सिस्टम है आपका। ठीक है, कौन सा विंध्यान, और विंध्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, इस तरह के रॉक सिस्टम है। इसमें मिनरल वाले मटेरियल नहीं पाए जाएंगे, वो मेटेलिक मिनरल, फेरस नहीं पाया जाएगा, लोहा वोहा टाइप। ठीक है, ड्यूरेबल बिल्डिंग स्टोन्स यहाँ पाए जाएंगे। डिवाइड मेटली फेरस मिनरल्स, यही बात मैंने मेंशन किया। डिवाइड का मतलब एब्सेंट है। ठीक है, या डिवाइड यानी एब्सेंस, एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट ऑफ मेटली फेरस मिनरल, मेटल मिनरल यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, या फेरस मिनरल नहीं पाए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? ये आपका विंध्यान रॉक सिस्टम में। और ये किसका बना हुआ है? बघेलखंड प्लेटू पूरा विंध्यान रॉक सिस्टम का बना हुआ है। इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी क्या है विंध्यान रॉक सिस्टम की, कि यहाँ पे ऑर्नामेंटल स्टोन पाए जाएंगे। ऑर्नामेंटल स्टोन्स का मतलब कि जैसे आपका ये क्या कहते हैं, हीरा। ठीक है, डायमंड। डायमंड क्यों पाया जाता है पन्ना में? आपने सुना होगा कि पन्ना में या गोलकोंडा में, इंडिया में दो जगहों पे डायमंड्स के माइंस हैं या सीम्स हैं। डायमंड इनमें क्यों पाया जाता है, क्या कारण है? क्योंकि आपका ये जो है विंध्यान रॉक सिस्टम्स है उसमें डायमंड बना था। तो विंध्यान रॉक सिस्टम दो जगहों पे है, एक आपका एमपी यूपी के बॉर्डर पे। यूपी एमपी बॉर्डर का मतलब कि वही बुंदेलखंड, बघेलखंड, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, आपका रीवा डिस्ट्रिक्ट। आपने सुना होगा कि पन्ना में माइनिंग होती है। ठीक है, तो वही पन्ना एमपी का, तो उसी की सीम आपका यूपी में भी एक्सटेंशन उसका है, क्योंकि ये इसी टाइम का पीरियड का बना हुआ है। हो सकता है कि ज्यादा डेप्थ में हो, माइनिंग ना हो पा रही हो, बट मिनरल्स होंगे यहाँ है। और दूसरे नंबर पे विंध्यान रॉक सिस्टम का एक सीरीज आपकी गोलकुंडा में पाई जाती है, जो कि गोलकुंडा का मतलब कि हैदराबाद से 10-20 किलोमीटर दूर तेलंगाना में। तो वहां पे भी आपको मिनरल्स, कौन सी मिनरल? ये हीरा यानी डायमंड। ठीक है, कोहिनूर हीरा वो गोलकुंडा से ही लाया था कोई व्यापारी। ठीक है, तो वो वहीं से, वो उसी बेल्ट की ये रॉक है, बघेलखंड वाली ही है। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लाइम स्टोन्स। लाइम स्टोन्स यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में है, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री, कटनी भटनी टाइप जितनी भी हैं, रोहतास में भी आपने देखा होगा, डेहरी आनसोन बिहार में, ये सारे सीमेंट इंडस्ट्री की पूरी विंध्यान सीरीज में आप सीमेंट इंडस्ट्री देख सकते हैं। बिहार से लेकर के, या बिहार और झारखंड से लेकर के उदयपुर राजस्थान तक पूरी सीमेंट इंडस्ट्री की बेल्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल लाइम स्टोन आसानी से अवेलेबल है यहाँ पे। ग्लास मेकिंग सैंड्स यानी कि कांच बालू भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। कोल्स आर मेजर मिनरल्स, कोल्स भी थोड़ा बहुत आपका विंध्यान सीरीज में कहीं पे देखने को मिलता है, जैसे कि सिंगरौली कोल माइन इसीलिए है। अब देखिए ये हमारा हो गया बघेलखंड एंड बुंदेलखंड। एक हिस्सा यूपी का रह गया है,
उसके बारे में मैंने नोट बना करके यहाँ पे डाल दिया, ये अलग पॉइंट्स है। ट्रांस यमुना रेविंस एंड वेटलैंड टोपोग्राफी is also found in two districts of UP, Etawah and Agra, carved by the चंबल रिवर। चंबल रिवर के द्वारा वेटलैंड टोपोग्राफी या बीहड़ या रेविंस बनाया गया है। दो डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी के बनता है, वो आपका इटावा और आपका आगरा है। ठीक है, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन हो गई जो कि आपके बुंदेलखंड से संबंधित थी, हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब हम डायग्राम बना देते हैं और डायग्राम से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि पहले नंबर पे हम कोशिश करेंगे कि एक क्रॉस सेक्शन बनाएं। ठीक है, क्या होगा, हमारा ये फिगर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ, ठीक है, सदर्न हाईलैंड एंड प्लेटू रीजन ऑफ यूपी, प्लेटू रीजन ऑफ यूपी है ना, प्लेटू रीजन ऑफ यूपी। तो क्रॉस सेक्शंस ऑफ सदर्न हाईलैंड एंड प्लेटू रीजन ऑफ यूपी, ये हम एक फिगर बनाते जा रहे हैं। ठीक है, मान लें कि ये आपका देखिए ये इस तरह से कुछ आपकी, ये आपका क्या है, सतपुरा रेंज है, ये आपकी सतपुरा है। ये यहां पे कोई बंदा साउथ में खड़ा है, कहां पे, ये साउथ में पड़ेगा। अब साउथ से आपको कहां जाना है, नॉर्थ की जाना है। ठीक है, ये मान लेते हैं इधर नॉर्थ है, एक बंदा साउथ में खड़ा है और नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ जाते वक्त उसको पहले नंबर में नर्मदा रिफ्ट वैली पड़ेगी। देखिए ये क्या है आपका, नर्मदा रिफ्ट वैली, ये नर्मदा रिफ्ट वैली है। ये आपका सतपुरा है, तो ये क्या हो जाएगा, विंध्याचल हिल हो जाएगा। ये विंध्याचल है। विंध्याचल हिल से जैसे आगे चलेगा, इसी का यहां से लेकर के डायरेक्टली आप समझिए ये हिस्सा, ये और ये पहाड़ जैसे इंड होगा, ये आपका बुंदेलखंड प्लेटू है। क्या है ये, बुंदेलखंड प्लेटू है। ये बुंदेलखंड प्लेटू यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो विंध्याचल के बाद जैसे नीचे आएगा, यहां इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 600 मीटर्स है फ्रॉम मीन सी लेवल। इसकी हाइट यहां पे जब ये यमुना के पास पहुंच जाता है तो इसकी हाइट कितनी हो जाती है, 300 मीटर्स आ जाती है। उसके बाद फिर वो यमुना रिवर्स है, ये सारे, ये आपका यमुना रिवर है। मान के चलिए कि ये यमुना रिवर है। क्या है ये, यमुना रिवर है, यमुना रिवर। अब देखिए ये जो रेविंस क्रिएट हुए, यकायक रिवर अगर पहाड़ी से निकले और बहुत कम उसको डिस्टेंस मिलता है, ये आपकी अगर यमुना रिवर में उसको आकर के यहां, और पहाड़ अगर ये है, ये देखिए आप, बहुत कम डिस्टेंस है, ये एरिया बहुत कम है। इसीलिए पहाड़ से जैसे रिवर नीचे उतरती है, बहुत ज्यादा मात्रा में मलबा लेके आती है, और ये सारा मलबा यहां बुंदेलखंड एरिया में डिपॉजिट कर देती है, और उसी को हम रेविंस या बीहड़ कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सारी के सारी कंडीशन यहां पे एक अप्लाई हो रही है कि ड्रास्टिकली रिवर नीचे उतर रही है, बहुत कम हिस्सा इसको टाइम मिल रहा है आपको ट्रांसवर्स करने में, पास होने में।
इसीलिए इसके कटिंग छटिंग भी बहुत ज्यादा करती है, इसलिए रेविंस क्रिएट हो जाते हैं सारे के सारे। हो गया क्लियर? तो ये आपका ट्रांसवर्स कंडीशंस हो गया आपका। यहाँ पे 600 मीटर, ये 300 मीटर, ये यमुना रिवर है, और आपकी ये विंध्याचल है। विंध्याचल के बाद आपका ये नर्मदा रिफ्ट वैली है, और ये सतपुरा है। ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। एक मैप ये हो गया। दूसरा मैप आपको एक और ड्रॉ करना होगा इसमें, जिसमें लोकेशन दिखाना होगा इन एरियाज का। ये जो आपके बुंदेलखंड एरियाज हैं, बुंदेलखंड एरिया का आपको लोकेशन भी दर्शाना होगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका कहीं पे इस तरह से ये इस तरह से यूपी है। यूपी का साउथ हिस्सा आप ड्रॉ करिए। यहां पे एक रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है आपकी, आ करके इटावा में आके मिलती है। इसको हम चंबल कह सकते हैं, चंबल है ये, ठीक है। उसके बाद आप गंगा रिवर्स को पहले बनाइए, यमुना रिवर को बनाइए, जो कंप्लीटली ऐसे नॉर्थ से आती है और इस तरह से यमुना रिवर चली जा रही है, ठीक है। आगे जाकर के ये गंगा रिवर है, जो कि यहां पे कहीं पे ऐसे मिलती है। ये आपकी यमुना रिवर लिखेंगे आप इसको, यमुना रिवर है ये, और ये आपकी गंगा है। रफ हैंड से आप डायग्राम बना करके नोट्स बनाइए, रफ हैंड से लिखिए। पीडीएफ का सहारा थोड़ा कम लीजिए, इन सबको हैंड से प्रैक्टिस करिए, वरना एग्जाम हॉल में आप सूखी पढ़ाई करके जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे ड्रॉ, ठीक है। तो ये चंबल रिवर है। चंबल रिवर यमुना में आ करके कहाँ पे मिलती है? ये इटावा उटावा कहीं पड़ता है, तो थोड़ा और दूरी ले जा करके ऐसे इटावा पड़ेगा, और ऊपर और थोड़ा ये मुझे लगता है, यानी कि हाँ इस तरह से ऊपर की तरफ इटावा आगरा है, वहां पे कहीं में मिलती है। तो दो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जो कि बीहड़ बनाते हैं, एक आपका आगरा और एक आपका इटावा। तो ये आगरा और इटावा भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि बीहड़ बनाते हैं या रेविस बनाते हैं, आगरा एंड इटावा, है ना। मेनली ये इटावा में ही कहीं मिलती है, यमुना रिवर से। नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरे पे आपको एक सिंध रिवर है, कोई यहां से गुजरती है, ये इस तरह से सिंध रिवर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है बेतवा रिवर है, बेतरवती संस्कृत वर्जन है उसी का, ये इस तरह से है। इसी के एक ट्रिब्यूटरी धसान है। ये यहां पे आपको केन रिवर है, क्या है ये? केन है। ये आपका बेतवा है। नेक्स्ट आपकी इसी को और आगे कर देंगे हम, तो यहां पे टॉन्स रिवर है, ये इस तरह से टॉन्स रिवर। ये आपकी सोन रिवर इस तरह से जा रही है कहीं पे, क्या ये आपकी सोन रिवर है, ठीक है। ये सोन रिवर है, जो कि बिहार झारखंड में होकर के गंगा में पटना से पहले कहीं पे मिल जाती है, ठीक है। ये आपकी रिवर कंडीशंस हो गई, मेजर रिवर्स हो गई आपकी बुंदेलखंड की। अब इसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखिए आप। ये पूरा हिस्सा आपका कुछ इस तरह से, ये आपका कुछ हिस्सा ऐसे, ये आपका बुंदेलखंड प्लेटू है। ये क्या है आपका? बुंदेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड प्लेटू हो गया आपका। अब इसका बॉर्डर देखिए कौन कौन सा है यहां पे। ये आपका मालवा प्लेटू है, इसके इस साइड में कहीं पे मालवा है, ये मालवा प्लेटू हो जाएगा इसका आपके साउथ और साउथ वेस्ट में। बुंदेलखंड के साउथ और साउथ वेस्ट में यहां पे मालवा प्लेटू है। नॉर्थ में आपकी यमुना रिवर हो जाएगी। ये इस साइड में जब आप आएंगे तो नर्मदा रिवर और मैकाल रेंज, ठीक है। ये कंडीशंस कुछ देख लेंगे यहाँ पे। तो एक पहाड़ी और है, मान के चलिए कि इस तरह से अगर मैं रिवर ये विंध्यान है, ये विंध्याचल रेंज है, ठीक है। इसी विंध्याचल रेंज का
अगला जो एक्सटेंशन पड़ेगा वो आपका भानर है। ये क्या आपका भानर है। इसी का जो और एक्सटेंशन फर्दर जाएगा आपका इसी का फर्दर एक्सटेंशन आपका ये कैमूर रेंज आ जाएगा। ऐसे क्या ये कैमूर है, कैमूर रेंज आपका बिहार में भी जाएगा ऐसे आगे की तरफ। ये बिहार आ गया, ठीक है। तो ये बिहार में मेंशन कर देता हूं समझने के लिए आपको। तो कैमूर रेंज ये बिहार में, और यूपी का सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, चंदौली, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपका ये कैमूर रेंज है। इसका अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये बघेलखंड प्लेटू फैला हुआ है। क्या कहलाता है ये बघेलखंड। बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू पूरा साउथ में यूपी में आप देखेंगे। ये सोनभद्र है, ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका करछना और मेजा तहसील प्रयागराज का है। इन एरियाज में बघेलखंड प्लेटू फैला हुआ है। बघेलखंड प्लेटू के वेस्ट में बुंदेलखंड प्लेटू है। बघेलखंड प्लेटू के साउथ में रामनगर हिल है। क्या ये रामनगर हिल एक यहां पे आएगा, रामनगर है। फर्दर साउथ जाएंगे तो यहां पे कहीं पे ऐसे मैकाल रेंज आएगा। क्या है ये मैकाल रेंज है। बघेलखंड प्लेटू के फर्दर ईस्ट में जाएंगे तो हजारीबाग प्लेटू है। तो इस एरिया के यहां से सटा हुआ इधर इसी के जस्ट इधर जाएंगे आप फर्दर ईस्ट में तो क्या पड़ जाएगा, हजारीबाग प्लेटू पड़ेगा। तो बघेलखंड के ईस्ट में हजारीबाग प्लेटू है, बघेलखंड के वेस्ट में बुंदेलखंड प्लेटू है, बघेलखंड के साउथ में रामनगर हिल और आपका मैकाल रेंज है। बघेलखंड के नॉर्थ में गंगा रिवर सिस्टम है, यह आपका गैंजेटिक प्लेन है। क्या है, गैंजेटिक प्लेन या गंगा रिवर सिस्टम आपके नॉर्थ में। एक ड्रॉ मैं नहीं कर पाया, स्पेस नहीं बचा, तो इसके ईस्ट में आप बना लीजिएगा क्या, हजारीबाग प्लेटू। ठीक, ये पूरी आपकी स्पेस हो गई। ठीक है, हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। आज हमने डिस्कस किए बुंदेलखंड प्लेटू और आपके बघेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड प्लेटू से जो रिवर गुजरती है, देखिए चंबल ये बुंदेलखंड के थोड़ा ऊपर से जाती है। इसमें आपका सिंध रिवर, बेतवा रिवर, केन रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और धसान जो कि बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, ये इंपॉर्टेंट रिवर हैं बुंदेलखंड प्लेटू के। बुंदेलखंड प्लेटू की जो रिवर्स हैं वो सब यमुना में आकर के मिल जाती हैं। बुंदेलखंड प्लेटू में जितनी रिवर्स हैं वो विंध्याचल रेंज से निकलती हैं। इसीलिए देखिए विंध्याचल रेंज से निकल रही है, विंध्याचल रेंज से निकल रही है, सिंध भी विंध्याचल से निकल रही है, चंबल भी विंध्याचल से निकलेगी आगे कहीं चलते। बुंदेलखंड प्लेटू की अगर बॉर्डर्स की बात करें तो यहां पे आप देखिए मालवा प्लेटू इसके जस्ट वेस्ट में और साउथ वेस्ट में है। बुंदेलखंड प्लेटू के साउथ में विंध्याचल रेंज एंड और आपका राप्ती ये नर्मदा रिवर है। तो विंध्याचल रेंज जस्ट बुंदेलखंड के साउथ में है। बुंदेलखंड के ईस्ट में आपका बघेलखंड प्लेटू है। बुंदेलखंड के नॉर्थ में यमुना रिवर सिस्टम है या गैंजेटिक प्लेन है। बुंदेलखंड की बात एक और हमने प्लेटू का डिस्कस किया, वो है बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू जो पहाड़ी है, ये भानर रेंज है, कैमूर रेंज है। इसमें रिवर टॉन्स और आपका सोन रिवर गुजरती है। इसके साउथ में रामनगर हिल है और मैकाल रेंज है। इसके नॉर्थ में गंगा रिवर सिस्टम या गैंजेटिक प्लेन है। इसके वेस्ट में, ये वेस्ट में पड़ जाएगा, ये आपका बुंदेलखंड प्लेटू है। इसके ईस्ट में हजारीबाग प्लेटू है। अब यहीं पे हम एंड करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे ये देखिए, ये जो कैमूर है इसी का ही एक्सटेंशन है, विंध्याचल, भानर रेंज एंड कैमूर रेंज। अब हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।